आज का गांधी, आखिर आज के गांधी हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के संबंध में आरती रामचंद्रन ने अपनी पुस्तक रिकॉर्डिंग राहुल गांधी में लिखा था कि राहुल गांधी का व्यवहार एक फॉर्च्यूनर कंपनी के सीईओ की तरह लगता है। वहीं तवलीन सिंह इंडियन एक्सप्रेस के अपने कॉलम में लिखती हैं कि मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कल तक जो लोग राहुल गांधी को ट्रोल करते थे, उनकी आलोचना करते थे, आज वही लोग राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं और राहुल गांधी को विपक्ष का नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आखिर उत्पन्न क्यों हुई? क्योंकि राहुल गांधी ने गांधी के विचारों को लेकर के देश में पदयात्राएं की, लोगों को जोड़ा, लोगों के बीच में एक संदेश दिया, जिसके कारण से राहुल गांधी आज संपूर्ण भारत के युवा हृदय सम्राट बन गए। राहुल गांधी को जुमला गढ़ना नहीं आता, झूठ बोलना तो उन्होंने सिखाई नहीं। उन्हें हिंदुस्तान के गरीबों से मोहब्बत है। बेरोजगार युवाओं की फौज देख करके उन्हें डर लगता है। किसान, मजदूर, महिलाएं, हिंदुस्तान के तमाम लोग, 140 करोड़ लोग से वो जुड़े हुए हैं। बीजेपी और उसके कुछ समर्थक अंधभक्तों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि 70 वर्ष की आजादी में भारत में कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एक अभिनेत्री बीजेपी की सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को आजादी तो मोदी के शासनकाल के बाद ही शुरू हुआ था। जब से मोदी प्रधानमंत्री हुए तभी भारत देश आजाद हुआ। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ था और जिस समय में हमारे लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, उस समय पंडित नेहरू की बहुत आलोचना हो रही थी। यूरोप के इंटेलेक्चुअल, यूरोप के बुद्धिजीवी विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नेहरू एक यूटोपियन है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे में गरीबी है, अशिक्षा है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के समाज में उस समय में मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास था ही नहीं। और उनका मानना था कि बिना मिडिल क्लास के, बिना खाते पीते समाज के, बिना पढ़े लिखे लोगों के कोई भी लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू की ही देन है कि न सिर्फ भारत में लोकतंत्र कायम हुआ, बल्कि उसे मजबूती प्रदान की और आज वो लोकतंत्र अपने 75वें जन्मदिन को पूरा कर रहा है। आज 75 साल से हम उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं जिसकी आधारशिला पंडित नेहरू ने 1947 में रखी। और जो विदेशी विद्वान, जो यूरोप के जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी जो मंशा थी कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता, आज वो सब धराशायी हो चुका। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान की जो विसंगतियां हैं, हिंदुस्तान में जो एक वातावरण क्रिएट किया गया है, उससे लगता है कि हिंदुस्तान का जो वो डेमोक्रेसी जिसकी आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी थी, वो डगमगा सा गया है। और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता केंद्रित हो चुकी है और बहुसंख्यक जनता उस सत्ता से दूर होती चली जा रही है। अमीरी गरीबी की खाई इतनी बढ़ गई है जितना कि आजादी के समय भी नहीं था। इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर के राहुल गांधी ने एक आंदोलन चलाया। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के द्वारा लोगों को जोड़ा और आज हिंदुस्तान के फिर से एक करने की कोशिश में लगे हुए। गांधी जी की मूलभूत विचारधारा सत्य, अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय और धर्म थी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मूलभूत विचारधारा गांधी जी की थी, महात्मा गांधी की थी, उसको राहुल गांधी किस तरह अपना? पहला सत्य। गांधी जी सत्य पर हमेशा टिके रहे, सत्य को का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जिस समय में उनको एक झूठे मुकदमों में फंसा करके उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई, उनकी संसद से मिला हुआ घर उनसे छीन लिया गया। माफी भीड़ की एक पूरी फौज बीजेपी के लोग उन्हें कह रहे थे माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफी नहीं मांग सकता, और वो सत्य पर टिके रहे। जिसका नतीजा यह हुआ, अंततः उनकी विजय हुई और उसी कोर्ट से उनको जो है निर्दोष साबित किया गया। यह उनकी सत्य की विजय थी। दूसरा, अहिंसा। गांधी जी का मूल मंत्र था अहिंसा। वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। लोग इसके लिए उनकी काफी आलोचना करते थे। 1919 में असहयोग आंदोलन को उन्होंने कर दिया था सिर्फ हिंसा के कारण से। ठीक उसी तरह राहुल गांधी कहते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं। हिंसा डर से उत्पन्न होता है, इसलिए वो कहते हैं डरो मत। डर से हिंसा का जन्म होता है और वो हिंसा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और लोग हिंसा के बहकावे में बन जाते हैं। वो कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नफरत क्या है? यहूदी लेखक अनीस ओमी कहते हैं कि नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जा सकता। सत्य है, नफरत का मुकाबला कभी भी नफरत नहीं किया जाता। नफरत का मुकाबला प्यार से ही हो सकता है, प्रेम से ही हो सकता है, सद्भावना से हो सकता है, सद्बुद्धि से हो सकता है। स्वराज की जो परिकल्पना गांधी जी की थी वो थी कि
हिंदुस्तान के जो अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्हें भी हम देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इसी विचारधारा को लेकर के आज राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना तो होकर जाति जनगणना के द्वारा हम यह जान पाएंगे कि हमारे देश में कौन से लोग, किस जाति के लोग, किस वर्ग के लोग कहाँ पर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनको आजादी का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे करके हम ये मान लें कि देश में गरीब है, नहीं, ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाति के कारण से समाज में उपेक्षित है, समाज से उनको दूर किया गया था। इसलिए जाति जनगणना पर राहुल गांधी जोड़ते हैं। दूसरी बात कि डॉक्टर चेतकर झा जो पटना यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी किताब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ, चौखंबा राज्य की व्यवस्था बताई थी। ये 4 स्तंभ थे ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य और सेंटर। इसी पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ था। लेकिन आज जब हम देखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में सारी की सारी शक्तियां सेंटर को मिल गई। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप में कायम हो रहा है, जो कई देशों में है नहीं। और ये पिरामिड स्ट्रक्चर हमारे संविधान के विरुद्ध है। हमारे संविधान में पिरामिड स्ट्रक्चर, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की कोई स्थान नहीं है। इसलिए स्वराज की पृष्ठभूमि में राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में सच्ची स्वराज स्थापना हो, जैसा कि गांधी जी चाहते। सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत रशियन लेखक पुश्किन और यूनानी दार्शनिक सुकरात के आधार पर, जो कहते हैं कि सभी को, समाज के सभी वर्गों को एक समान देखा जाए। और इसलिए राहुल गांधी इससे भी आगे चल करके हमारे भारत के संदर्भ में सिर की अभय मुद्रा के द्वारा एक भयमुक्त समाज का निर्माण किया। सर्वोदय का दूसरा पहलू था, गांधी जी ने सर्वोदय में छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की। आज खादी ग्राम उद्योग मिटता सा चला जा रहा है। माननीय सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल इस पर लिखा था कि किस तरह मोदी सरकार खादी ग्राम उद्योग को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और अगर खादी खत्म हो गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी के कारण से जो छोटे मझोले उद्योग थे बर्बाद हो चुके हैं। आज सरकारी आंकड़ा है कि 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो कल तक मालिक थे आज नौकरों की तरह काम ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सारी परिस्थितियां हमें सर्वोदय को दिखाती है। सर्वोदय को स्थापित करके सर्वोदय की गांधी की विचारधारा को राहुल गांधी लेकर के आज चल रहे हैं। वो छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे कारीगरों से, चाहे वो लकड़ी के कारीगर हो या कोई भी हो, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। और कल जब वो सत्ता में आए तो उनकी समस्याओं का समाधान वो जरूर निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। और अंत में गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हम एक सेकुलर राज्य में जी रहे हैं, जहाँ हर एक अल्पसंख्यकों को ये लगना चाहिए कि वह ये देश का नागरिक हो, चाहे उसकी धर्म और उसका विश्वास अलग अलग ही क्यों नहीं। मदन मोहन मालवीय ने 1913 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारों हाथ की 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों को बांध करके ही मुट्ठी बनाई जा सकती है। अगर इसमें एक उंगली भी कमजोर पड़ गई तो मुट्ठी नहीं बनेगा, और मुट्ठी में शक्ति होती है, उंगलियों में कोई शक्ति नहीं होती। ये सारा चीज धर्मनिरपेक्षता की कहानी कहती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता इस देश की आत्मा है। अगर उस आत्मा पे कोई चोट करेगा, उसकी आत्मा पर कोई आघात करेगा तो देश पर आघात माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गांधी की ये जो 5 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर के ही राहुल गांधी आज आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को अगर आज का गांधी कहा जाए, कोई अतिशक्ति नहीं। इन्हीं सब विचारों को लेकर के मैंने अपनी पुस्तक आज का गांधी लिखा है, जो लोगों को पसंद आनी चाहिए। और लोग राहुल गांधी के विचारों को, उनके संघर्षों को जानने समझने के लिए यह किताब बहुत उपयोगी होती है। धन्यवाद। भारत माता की जय।